मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दो। जो आइन की बुनियाद है कि जिसमें हर अदारे को अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना है। आप वोट देते हैं, चंद लोग वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देते हैं। जो कमजोर तरीन रहा है वो पार्लियामान का इदारा है। किसी और के पास निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें आइन बदलना होगा। जो इस मुल्क का अदारा है, इस मुल्क के लोगों ने इस पर एतमाद किया है, हम क्यों नहीं इस पर एतमाद करें? हम क्यों दूसरे अदारे के पास जाएं कि हमारा फैसला करो? करोड़ों अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? हुकूमत वही करे जिसे अवाम वोट दे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बज़रिए अदालत बरतरफी ने एक बार फिर इस मुल्क के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इंस्टीट्यूशनल डिवाइड, इन मौज़ूआत को एक बार फिर जो है वो जन्म दे दिया है। अब मियां साहब की बेदखली ने क्या सिविलियन सुप्रीमेसी को वाकई ठेस पहुँचाई है कि नहीं, दैट इन इटसेल्फ इज़ डिबेटेबल ऑफ कोर्स, मगर साथ ही ये भी गौर व फिक्र करना ज़रूरी है कि क्या 2 बार इक़्तिदार में आने के बावजूद तीसरी बार इस दफ़ा भी इनको हटाए जाने की जो वजूहात हैं, क्या वो सियासी और अस्करी इदारों के दरमियान तनाव है, कशीदगी है, जिस तरह के एक बयानिया पेश किया जा रहा है इस मुल्क में। आपने यकीनी तौर पे सुना तो होगा कि एक चुप 100 सुख या लेस इज़ मोर, मगर और ये बातें शायद दुरुस्त भी हैं अपनी जगह, मगर ये इदारा जाती ताल्लुकात के अंदर शायद ये असूल अप्लाई नहीं करते। 7 घंटे की कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद जब कोई प्रेस रिलीज़ नहीं दी गई, कोई मीडिया के लिए कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई या कुछ नहीं बताया गया कि 7 घंटे कोर कमांडर्स जब बैठे सर जोड़ के तो क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या ज़ेर बहस आया, तो आज DGISPR ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बताया साइलेंस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। नेचुरली साइलेंस इज़ इंडीड एन एक्सप्रेशन, मगर अब इसकी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से ली जाएंगी। बहुत उनका रेंजर्स के इशू के हवाले से भी उन्होंने ये भी कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उनका ये भी कहना था कि बहुत से ऐसे इशूज़ होते हैं जिनके बारे में बात तक नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की क़यादत को, लेकिन वो हो रही है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ निकले थे और कहाँ पहुँच गए। क्या वाकई ये इशू सिविल मिलिट्री डिवाइड के हवाले से था, और अब जितना भी जो कुछ कह दिया जाए दोनों एतराफ़ से जो सुनने को मिल रहा है वो बहरहाल जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशर्रफ ज़ैदी साहब, समी इब्राहिम साहब, तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, TV पे आप देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जाहिद हुसैन साहब, मुशर्रफ ज़ैदी और समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लेकिन टेलीफोन लाइन पे भी हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, हामिद मीर साहब, काशिफ अब्बासी साहब। आप सबका खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप इजाज़त दें पहले मैं टेलीफोनिक बीपर्स में से बात कर लूँ। मुझे बताइएगा इफ्तिखार साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और किसी तरह पिछले 2-2.5 माह के अंदर ये पूरा जो एक नैरेटिव है मुल्क के अंदर वो सिविलियन बालादस्ती के ऊपर आके रुक गया है। बहस नहीं छिड़ गई है मियाँ साहब की अब बेदखली ने सिविलियन बालादस्ती को ठेस पहुंचाई है कि नहीं, ये तो अपनी जगह मौजू है। लेकिन आज जो DGISPR जनरल गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां कहा कि साइलेंस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात शुरू हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाए और इसका एहसास साहब सब अदारों को हो रहा है। लेकिन हमें एक कंफ्यूजन जो है उसको रिजॉल्व करना होगा। अदालत के फैसलों को चैलेंज किए बगैर हमें आगे जाना होगा। फौज का रोल यही है कि वो कहते हैं कि हमारी खामोशी का भी मतलब है, तो ठीक है उनको खामोश रहने दें। आज जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो रहे थे उस तरह हमारी ख्वाहिश का इजहार हो रहा था कि शायद हम माशाल्लाह चाहते हैं, ये रवैया अच्छा नहीं है, मुनासिब रवैया नहीं। इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती एक फर्द के जरिए या एक पार्टी के जरिए एक ग्रोह के जरिए नहीं आ सकती। हम सबको अपना अपना रोल अदा करना है और हम सब लोगों ने बहुत भुगत लिया है इस बात को, और कितना हम भुगतना चाहते हैं। हम बुरे हालात में से जा रहे हैं। अमेरिकन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इंडिया आपके बारे में क्या कह रहा है, इसको भी तो मद्देनजर रखें। तो वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल गवर्नमेंट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि मामलात को आगे ले जाया जाए। मगर जी
मगर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मीर साहब ये जो कहते हैं इफ्तिखार साहब कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, तो ना अदालत ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की इजाज़त के बगैर रेंजर्स तैनात होते हैं, मिनिस्टर को गुस्सा चढ़ता है, वो एक मौक़िफ़ अपोजिशन लेता है। उसके बाद आज जनरल साहब ये कहते हैं कि एक लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी और बात का बतंगड़ बना दिया गया, सो टू से क्रिएटिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि रात को कोऑर्डिनेशन हो गई थी और इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए था इस बात को एहसन इकबाल साहब को? देखिए महर, जो बात DGISPR ने किया है तकरीबन वैसी ही बात हुकूमत के सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी किया है, वही बात फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की। यकीनन एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन आप ये देखें कि जो बात DGISPR ने किया है, फौज में कोई दूसरा अफसर इसके बरअक्स कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने एक पब्लिक पोजीशन ले ली, उसके फौरन बाद उन्हीं के साथी गुजरा जो है उन्होंने उसी स्पॉट पे खड़े खड़े दूसरी पोजीशन ले ली। तो इसलिए देखें, यही तो फर्क है ना सिविलियन इदारों और जो सिविलियंस के जो मामलात हैं वो आखिर में कमजोर इसीलिए पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहने पे मजबूर हूँ कि जनरल आसिफ गफूर साहब ने वही बात की है जो साद रफीक साहब कह रहे हैं। साद रफीक साहब की और जनरल आसिफ गफूर साहब की बात में कोई मुझे फर्क नजर नहीं आता। सर, साद रफीक साहब तो ये भी कहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती हम चाहते हैं और यमन और कतर के मामले पर कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर हमने जो स्टैंड लिया उसकी सजा हमारे लीडर को मिल रही है और हक हुक्मरानी देखे ना, तो ये कंट्राडिक्शन है ना, कंट्राडिक्शन है ना उनकी बात, क्योंकि उनकी बात में कंट्राडिक्शन है। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि कंट्राडिक्शन है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनसे मैंने बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि ये कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया है, और साद रफीक साहब कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले की, लेकिन बड़ी खामोशी से इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जो है वो पब्लिक पोजीशन को नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए अब पहले हुकूमत जो है वो अपना घर ठीक करे, पहले जो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं ये लोग, ये सारे अपना अपना एक मौक़िफ़ तो इख्तियार करें ना। और ये साद रफीक साहब कोई हमारे दोस्त हैं, कोई छोटे मोटे लीडर तो नहीं है। जब कन्वेंशन सेंटर में जब वो फंक्शन खत्म हुआ तो साद रफीक साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट भी जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो साद रफीक साहब ने जो लाइन ली हुई है वो तो दरअसल अपनी लीडरशिप से पूछ के उन्होंने लाइन लिया है। और एक मिनिस्टर जो है वो सख्त बात करता है, दूसरा मिनिस्टर जो है वो नरम बात करता है। तो इसलिए DGISPR ने जो बात की है, मैं तो यही समझता हूँ कि उनकी बात वही है जो साद रफीक की बात। चलें, अगर आप सख्ती और नरमी को काशिफ साहब अलग भी कर लें, जमहूरियत का हुस्न भी कह लें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक 48 घंटे की खामोशी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, और उसके बाद DGISPR का कहना साइलेंस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। हमने ये तो सुना है लेस इज मोर या एक चुप 100 सुख, बट डज द सेम थ्योरी अप्लाई ओवर हियर? इदारा जाती ताल्लुकात अप्लाई करती है। देखें अगर यहीं पे कोई प्रेस रिलीज आ जाती है और उसमें कुछ सियासी होता है तो एक नई बहस भी छेड़नी थी और टेंशन भी बढ़नी थी। तो बेहतर है कि अगर खामोशी इख्तियार की है तो करें। दूसरा, मैं नो कमेंट कह देते ना काशिफ साहब, नो कमेंट और साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन में वाज़ेह फर्क है। मैसेज उन्होंने भेज भी दिया और मैसेज नहीं भी भेजा। लेट्स पुट इट दैट वे। हम क्यों उसमें से जबरदस्ती ये निकालना चाह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने एक टॉन्ट किया भी है। देखिए, ये बहस जब आप सिविल मिलिट्री की बहस जब भी शुरू करेंगे ना, ये सिविल और मिलिट्री की बहस, आई एम ऑल इन फेवर ऑफ सिविल सुप्रीमेसी। फौज का कोई लेना देना नहीं सियासी मामला, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है इस मुल्क की, और ग्राउंड रियलिटी है कि उन्होंने हमेशा इंटरफेयर किया भी है। कई हमने बुलाए हैं, हम जब जो सियासतदान हमारा उस तरफ देखता है, और आज भी देख रहे हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कहता है यार भी इशारा नहीं आएगा तो उसके मुताबिक चलेंगे। तो आपकी पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद इस चीज की ना सिर्फ इसको इंडोर्स करते हैं बल्कि इसकी तरफ देखते भी। अब आपने अगर सिविलियन सुप्रीमेसी लानी है तो एहसन इकबाल साहब के टार्जन बनने से तो नहीं आएगी। आप गए और आप टार्जन बन के स्टेट विद स्टेट कुछ करें पहले। अगर आपको बयानबाजी करनी है पहले तो रिजाइन कर दें, बेहतर होगा आपके लिए, कम से कम स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी बनेगी। लेकिन सिविलियंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। गवर्नेंस के बगैर आप इस इदारे की आंखों में आंखें डाल के कैसे देखेंगे? आज देखिए आप सारी बयानबाजी हो क्या रही, सारी बयानबाजी मियां साहब के जाने के बाद शुरू हुई, और ज्यादा गाली अदालत को निकालते हैं, हर उस इदारे को आप गाली निकाल रहे हैं जो इस मुल्क में काम कर रहे हैं। देखिए मैं इलेक्शंस के अंदर लोगों को ये खबरें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई इदारा मुलव्वस है उसको सामने लेकर तो आए किसी तरह, सिर्फ बयानबाजी से तो नहीं कि आप चले गए हैं अब आपने बयानबाजी करनी है, फौज को लताड़ना है। और अगेन आई एम सेइंग, जब तक आप इस चीज को आखिर तक नहीं लेके जाना चाहते, बराए मेहरबानी इसको शुरू मत करें। या तो आप एक ऐसी पोजीशन लें जिसको आप आखिर तक लेके जाए। मुझे लगता है मियां साहब बहरहाल ये जहन बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं से मंतकी इंजाम तक तो लेके जाना है, जो हर दफा पूछते हैं कि अब जो भी करूंगा मेरा साथ दोगे। पीछे खत पड़ जाते हैं,
सब पीछे हट जाते हैं जी। इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगा, उनका फेवरेट सवाल है आजकल, मुझे क्यों नकाला के बाद। मगर वही वाली बात है ना सर कि मुल्क में हुक्मरानी तो बहरहाल वही करेगा जिसको इख्तियार दिया जाए। जी इफ्तिखार साहब, और जो पास वोट है हुक्मरानी वो करेगा जी। बात यह है कि जिसके पास वोट है हक हुक्मरानी उसी का है। बिल्कुल। लेकिन वोट लेने वालों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अदारों के मुकाबले में अदारे कायम किए जाते हैं, अदारों के मुकाबले में अफराद को नहीं बनाया जाता। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस मजबूत हो, उनकी हर जगह नुमाइंदगी हो, हर यूनियन काउंसिल में मौजूद हो, उनको एजुकेशन हो, उनके पास कोई प्रोग्राम हो, लोकल प्रोग्राम हो, तहसील का प्रोग्राम हो, डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हो, तो लोग बिल्कुल वैसे ही खड़े हो सकते हैं जिस तरह एक दो मुल्कों में खड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये महज इल्जाम तराशी से कब तक ही गुजारा कर लेंगे? और ये कोई मैच तो नहीं है ना कि बिटवीन सिविल एंड दी आर्मी बॉलिंग हो रही है, जा रही है, आ रही है, 4 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए। आई डिसएग्री विद इट। सर आप भी काशिफ से इत्तेफाक करते हैं कि साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। जनरल गफूर का कहना डेफिनेटली ना कह के भी कह गए। बहुत अच्छा किया उसने। देखिए आप आज हमारे प्रोग्रामों में क्या हासिल होगा हमारे दोस्तों का, और यही फिक्रा जो आप लेके आ रही हो आज इसका वो बखेरे जाएंगे कि कमाल ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब। जाहिद हुसैन साहब बताइएगा कि ये आप इत्तेफाक करते हैं साइलेंस इज नॉट आल्सो इज इट आल्सो एन एक्सप्रेशन, ये बेहतर जवाब था या इससे बेहतर भी कोई जवाब हो सकता था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद क्लैरिटी आई है या कन्फ्यूजन आई है? मुझे लगता जो है, मेरा अपना ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। इसने कोई मसले को हल करने की तरफ नहीं गए हैं। यकीनी तौर पे ये बात सबको है और हम सब जानते हैं कि सिविल और मिलिट्री के जो है वो हालात बेहतर नहीं है, टेंशन मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ी देर में और भी देखें, सवाए इसकी ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर में ज़्यादा तुंदही आती जा रही है, ज़्यादा एक ज़ूमाने अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डायरेक्ट होते जा रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आपकी जो हुकूमत है, और लगता ये था कि जो इस वक्त खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत है उसमें और इनमें कुछ एक हद तक जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल एक लिंकेज मौजूद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीज़ें जो है मुझे लगती हैं कि इसने इन चीज़ों को, जिस चीज़ का नैरेटिव की इन्होंने बात की थी शुरू से, एक नैरेटिव फैला हुआ है कि मिलिट्री और ISI जो है वो इन चीज़ों में शामिल है, तो उसको जो है बजाय इसके जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कम करने के ज़्यादा जो हवा दे दी है। इसकी वजह यह है कि आपको एक चीज़ तय करनी चाहिए कि जब ISPR कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पे महदूद रखना चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत है और यकीन तौर पे जो है और उससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो फिर जो है वो फिर यानी उन तमाम चीज़ों को तक़वियत पहुँचती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो बराह रास्त सियासी सवालात होते हैं, जर्नलिस्ट करेंगे, जर्नलिस्ट जहाँ भी होंगे वो करेंगे, उनका अपना है, लेकिन आपको चाहिए था कि उन सियासी सवालात को जो है उसका जवाब देने से गुरेज या नो कमेंट कह देते, बिकॉज़ यू कुड ऑब्वियसली बहुत अपैरेंटली आप देख सकते थे कि पॉलिटिकल इश्यूज में एंगेजमेंट की एक वाज़ेह कोशिश थी हर सहाफ़ी की उधर। अच्छा, उसमें एक और बात भी जब उन्होंने कहा कि जो जैसे इसके बारे में थी क्या कहते हैं, कल रेंजर्स के हवाले से बहुत शोर हुआ था, ये हुआ था, लेकिन उसमें एक बात ही जब आप ये कहते हैं, जब डिटेल्स आपने दी कि इसकी वजह थी, क्या ये तमाम चीज़ें आप जो है यानी जो भी कमेटी बनी थी उसको क्यों नहीं, उस बराह रास्त उसमें क्यों नहीं आपने ये जिक्र किया? क्या ज़रूरत थी कि उसको पब्लिक में लेके आते? इसी लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है उसमें एहसन इकबाल साहब ने भी थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती रवैया अख्तियार किया था, उनको ये बात चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बराह रास्त उनको, चूँकि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ही शुड हैव डायरेक्टली आस्क्ड द चीफ, अगर उनको ये था कि ये इस तरह से हुआ है तो उनको उस चीज़ पर करना चाहिए था। अब उसमें ये कहना बहुत आसान है कि जो है वो अगर बैच लगा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब पीछे तो सिपाही उनको भी रोकेगा। अब ये सूरत हाल वो नहीं है। ये सूरत हाल ये थी, जरूरी नहीं है कि हर हुक्म राइटिंग में नो, दे हैव कम हियर। अगर फर्स्ट के रेंजर जो इस्लामाबाद में है वो सिविलियंस के मदद के लिए है, in aid of तो मतलब ये कि एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है कि जो है बजाते खुद जो है रेंजर्स फैसला नहीं करेंगे कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है। तो ये जो आप, तो ये तमाम चीज़ें जो है मेरे ख्याल ये गैर, मगर देन यू कुड सी वाज़े तौर पे समी साहब ही वाज नॉट अपॉलोजेटिक, वो अपॉलोजेटिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी कि इशू छोटा था, उसको आपने ज़्यादा हाइप दे दी, कोट एंड कोट हिज वर्ड्स, वो हाइप दे दी, इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मगर समी साहब ये बताइएगा कि क्या तगड़ी खबर लेने के लिए हम सब की कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं इनसे कोई पोलिटिकल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करा लें?
ظاہر ہے یہ کوشش تو رہتی ہے، اور پھر وہ جو سوال ہوتے ہیں تو ان کا جواب جب دیتے ہوئے آدمی کچھ ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے کوئی بڑی خبر بھی بن جاتی ہے، لیکن مگر that's his job. That's his job. لیکن میں ایک بات جو بھی کس طرح اوائڈ کرنا ہے، جو کہنا ہے کتنے نپے تولے الفاظ میں کہنا ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن ایک تھوڑا سا ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا، ماضی سے صورتحال مختلف ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ملٹری مین اس طرح سٹیٹمنٹس نہیں دیتے تھے، اور وہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اقتدار پہ قبضہ ہی کرتے تھے آ کے. لیکن اب یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہم اگر دنیا کے مختلف معاشروں میں سوسائٹیز جہاں پر ڈیموکریسی ہے دیکھیں تو وہاں پہ مثلا امریکہ میں پینٹاگون کا ترجمان کھل کر آ کے اپنا موقف بیان کرتا ہے. تو اگر DGISPR جب فوج نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اقتدار پر قبضہ نہیں کرنا آئین کو توڑ کے، تو آئی تھنک اگر وہ اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں تو اس کو ایک خوشگوار چیز سمجھتا ہوں. مثلا آج انہوں نے یعنی حدود میں رہتے ہوئے پوزیشن کی وضاحت کرنا، اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں آ کے، تو اس میں تو there is nothing wrong. اور اگر یہ جو سارا واقعہ تھا، اب احسن اقبال صاحب کی آپ گفتگو سنیں سر، بیکاز خطے کی اور بالخصوص اس ملک کی vulnerabilities کچھ ایسی ہیں نا، وہ تو ہے، بٹ تھنگز آر چینجنگ. ہمیں جو نئی ریئلٹیز ہیں مہر، ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. مثلا اگر احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ I'll sort them out، ٹی وی پہ چل رہا ہے اور وہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں، اس کا آپ اردو میں ترجمہ دیکھیں، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. جب آپ فوج پر اتنا بڑا الزام لگائیں تو DGISPR یہ کہے کہ نو کمنٹس، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ان کے انڈر ہے نا، رینجرز واز آنسربل، اٹ کمز انڈر ہم. آئی ایکچولی گیو اگین، چاہیے یہ تھا کہ احسن اقبال صاحب یہ بات پبلکلی کرنے کی بجائے جو وہ آرمی چیف کو یہ کرے تو اچھا ہے، وہ کرے تو دونوں نے نہیں ہے، ان کا تو حق ہے سر. دونوں نے نہیں، دونوں کا حق ہے اپنا جواب دینا. آئی تھنک دونوں کا، اداروں کا اگر ایک باضابطہ طور پر فارملی آ کے ایک سوال کا وہ جواب دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کرنے کا ہر ادارے کو. اب مجھے ایک بات بتائیے زیدی صاحب کہ سائلنس از آلسو این ایکسپریشن. ایسی پوزیشن واضح کرنے کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ یعنی کہ 7 گھنٹے کی طویل کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد 48 گھنٹے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے، صحافی پوچھتا ہے صاحب 7 گھنٹے بیٹھے ہیں آپ لوگ، کیا بات ہوئی، کوئی پریس ریلیز کیوں نہیں دی؟ خاموشی بھی ایک ایکسپریشن ہے، اپنے تئیں ایک جواب ہے نا. اب یہ رائٹ ہے، یہ اچھا ہے، مثبت جواب ہے، کلیئرٹی ملی ہے. what do you take out of this؟ کیا نچوڑ ہے؟ میں اس کو ظاہری بات ہے ہم سب بڑے ایک طرح سے پریشانی کے ساتھ حالات کو دیکھ رہے ہیں. 28 جولائی شاید ایک ہم میں سے کافی لوگ یہ سمجھے تھے کہ شاید ایک پیک ہوگی، اور اس کے بعد کچھ پنجابی میں کہتے ہیں کچھ ٹھنڈ پہ جائے گی، کیونکہ جو بڑا مسئلہ تھا وہ لگتا تھا کہ حل ہو جائے گا. اور ہم میں سے کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ باوجود اس کے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں شاید وہ وزن نہیں تھا جو ہونا چاہیے اتنے بڑے فیصلے میں، لیکن اس کے باوجود اس وجہ سے کہ ہم نے سمجھا کہ ٹھنڈ پہ جائے گی، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اب اس کا جو بھی اس میں سے نکلتا ہے بہترین چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بری نظریں ہیں اس وقت، اور یہ نظریں اتنی بری اور اتنی گہری ہیں کہ یہ کوئی وقتاً مسئلہ نہیں ہے. ایک اسٹیٹ آف پرماننٹ جو ہے مسئلہ وہ پیدا ہو چکا ہے ہندوستان کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. اسی طرح ایک پرماننٹ فیصلہ میرا خیال ہے امریکہ نے کر لیا ہے کہ ہندوستان کا ساتھ وہ نہیں چھوڑے گا. اب ہم نے امریکہ سے لڑائی لڑنی ہے یا اس کے ساتھ چیزوں کو چلانا ہے، اس سے جو ہائی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اور جو ویپنز ہیں وہ خریدتے رہنے، یہ چیزیں ہم نے سوچنی ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ چین میں انڈیا کا کردار، ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ چین جو ہے وہ ہمارا ماما چاچا ہے یا وہ ایک اور ملک ہے جو اپنے تجارتی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بنا پر ہم سے تعلقات جو ہے بڑھا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہے. اور ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ 208 ملین لوگوں کا ملک ہے، کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اشاروں پہ نہیں ناچے گا. یار مہر، آپ بھی ماشاءاللہ ایز اے مدر، آپ ماں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے ایز اے فادر میرے اپنے بچے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہمارے اشاروں پہ نہیں چلتا، اور جو وہ ہوتا تھا کہ جب چھوٹا ہے کہ نہیں ضد کرتا ہے کیونکہ نہ سمجھے، لیکن آج کل تو نوجوان بچے اپنے اس کے یعنی کہ ایک فیملی کے اندر جو ہے اشاروں پہ لوگ نہیں ناچتے. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پورے ادارے 342 لوگ اسمبلی میں یا 6 لاکھ لوگوں کی فوج، یا مطلب کوئی بھی چیز کسی اشارے پہ نہیں چلے گی. چیزیں اپنے انٹرسٹ کی بنا پر چلتی ہیں، اور لیڈرز کا یہ کام ہے کہ وہ چیزوں کو ٹوگیدر کریں، چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب کریں.
ہم آہنگی پیدا کریں تاکہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ پرسو ہو سکے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو بد نظریں ہیں وہ ہم نابینا کر دیں ان کو, لیکن اگر نابینا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی نظریں دور کر دیں, ڈیفلیکٹ کر دیں. اس میں مطلب اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو مرر ان کو دکھا دیں, کوئی راستے نکالیں. اس وقت جو ہو رہا ہے چاہے سویلین سائٹ پہ ہو یا فوجی سائٹ پہ, مجھے جو تکلیف ہے اور جو پریشانی ہے وہ یہ کہ اس نوعیت کی لیڈرشپ کا مظاہرہ کہیں سے نہیں ہو رہا. جو ہم نے ڈان لیگز کے وقت دیکھا کہ ٹھیک ہے ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ یا شرارت کے طور پہ ایک خط جو ہے وہ شائع ہوا اور اس کے بعد ریجیکٹڈ کا اتنا سخت جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوا پبلک ڈومین میں فار دی ہائیسٹ آفس, اور اس سے حالات اور بگڑے. ایگزیکٹلی وہی چیز اب نظر آ رہی ہے کہ ایک بچکانے مطلب, اور میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ نیریٹو جو اڈاپٹ کیا ہے میاں محمد نواز شریف نے اور ان کی صاحبزادی نے, اس کی جوابی کارروائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی بار بار کیوں دی جا رہی ہے, اور اس جوابی کارروائی میں بہت ساری اور چیزیں اس کی لپیٹ میں ڈالی جا رہی ہیں. کہ مثلا اگر ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں, یا خواجہ آصف نے تو کیا کہ بھئی کچھ مسائل ہیں, کچھ ایسے گروہ ہیں, ایسے گروپس ہیں جو پاکستان کے لیے پھندا بن چکے ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے, یہ یو این سینکشنڈ گروپس ہیں, ایل ای ٹی, حقانی نیٹ ورک, جیش محمد, یہ ایسے ان پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی سینکشنز ہیں ان کے خلاف. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب گال گلوچ تو نہیں اس میں ہے, یہ ایک فیکٹ سٹیٹ ہوا ہے اور اس فیکٹ کو ڈیل کرنا ہے پاکستان نے. ہر خطے میں دنیا کے جب پاکستانی نمائندے جاتے ہیں, مہر آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ جواب دینا پڑتا ہے ایز سیویلینز, ہمیں یہ جواب دینا پڑتا ہے. یہی سوال جنرل غفور سے کیا گیا, انہوں نے کہا کہ بھئی لنکس, مجھے ایک ایسی ایجنسی پوری دنیا میں دکھا دیں جس کی لنکس نہیں ہیں. ایشو لنکس کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا پلیز ہمیں حل بتاؤ. یہ بھی سر ایشو یہ ہے کہ کیا قیادت ایک پیج پہ ہے کہ نہیں ہے. اصل ایشو نہیں ہے. بیان بازی میں لگے ہوئے ایک دوسرے کے پریس ساتھ. کانفرنس کے بعد آپ کو لگا نہیں ہے. قطع کلامی معاف, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود نیوز آئے. محمد مالک, السلام علیکم. السلام علیکم. مالک صاحب, زاہد صاحب کا ویلڈ پوائنٹ ہے that we have a forum, نیشنل سیکیورٹی کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے. اس پلیٹ فارم پہ آئیڈیلی تو ڈان لیگز کی رپورٹ اور اس کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن یا اس حوالے سے ریزرویشنز کو بھی اسی پلیٹ فارم پہ ایڈریس ہونا چاہیے تھا, مگر نہیں ہوا. it happened through tweets. ہم نے ایک بہت تلخ ہفتہ دیکھا, اس کے بعد اسٹینڈ آف دیکھا, اس کے بعد پوزیشن ریٹریٹ کی گئی and which was again surprising for the entire country at large. مگر آج بتائیے جو پریس کانفرنس کی ہے جنرل غفور نے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور 7 گھنٹے کی طویل کور کمانڈرز کی کانفرنس, اور اگین ٹائمنگ از ایوری تھنگ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریٹرک ہے میاں صاحب کا, بیانیہ ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے سول ملٹری ڈیوائیڈ کے اوپر اور سول ملٹری تعلقات و تناؤ کے اوپر اس ایشو کو لے آیا. کہتے ہیں اس ملک میں حکمرانی کون کرے گا, اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا میں جواب ڈھونڈوں, اور میں اس جواب کا میں تعین کروں گا, میرے ساتھ ہو. ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. 7 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, خاموشی ہوتی ہے. آج جنرل صاحب کہتے ہیں سائلنس از آلسو این ایکسپریشن. کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ یا اخذ کیا جائے, یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے؟ نہیں, میں نے تو اس پہ پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا, سن رہا تھا پریس کانفرنس, ویری انٹرسٹنگ ایکسپریشن. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو جوڈیشری اور فوج کی طرف سے ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سائڈ اسٹیپ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کویشچن کیا ہے, سائڈ اسٹیپ بھی کر گئے ہیں اور بہت کچھ کہہ بھی گئے ہیں, لیکن کہا بھی نہیں تاکہ کوئی لفظ پکڑا نہ جائے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے, یعنی یہ تو آپ تعین کر چکے کہ جنرل صاحب غیر سیاسی نہیں ہیں. غیر سیاسی تو میرا خیال کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دینا سر, یہ تو وہ فن ہے جو بڑے بڑے سیاستدان نہیں ابھی تک سیکھ پائے. جتنی پولیٹیسائز اور پولرائز پاکستان کی سوسائٹی ہے, میرا خیال ہے دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ہر بندہ, there's nothing wrong. پولیٹیکل ہونا is about having an opinion. تو opinion ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, صرف ایکسپریس کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایشو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کہاں سے سویلین سپریمیسی کا ایشو بن گیا. اس ملک میں 3 کروڑ خاندان ایک طرف کھڑے ہیں جس میں آپ اور میں شامل ہے, عام آدمی شامل ہے, اور 1200 خاندان ایک طرف ہے جس میں سارے پارلیمنٹیرینز کے خاندان شامل ہیں.
इस वक्त एक खानदान उसमें से ट्रायल पे चल रहा है ऑन सीरियस करप्शन चार्जेस, 300-400 भी और हैं जिन्होंने, और भी लोग भी पनामा में नाम आए हो भी आने चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। All unanimously agreeing on this कि ये गलत नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सियासी फवायद के लिए। हो गया एस्टैब्लिश, आगे बढ़े सर। मुझे एक बात बताएं, इसका जो सही है, उनके पास यही ऑप्शन है, पॉलिटिकली यही ऑप्शन है, अंडरस्टैंड, मगर बताइए मजीद, अगर मजीद इनको ये कामिल यकीन है तो ये मजीद सियासी रहनुमाओं के पास मजीद ऑप्शंस क्या बच गई हैं? क्या और कानून साजी करते चले जाएं कि रास्ता रोके आमरों का, डिक्टेटर्स का? बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव है यहाँ पे, ऑलरेडी सोच भी रहे हैं। I believe समी इब्राहिम साहब, असल में जो इस्तराब है, जो प्रॉब्लम जो अभी स्क्रीन पर बात नहीं हो रही, हमने तो खैर की भी अपने प्रोग्राम में, कि उनके पास मुख्तलिफ किस्म की फौज के पास ये इतलात आ रही हैं कि कुछ किस्म की लेजिस्लेशन की जाएगी जिसमें फौज के इख्तियारात में तब्दीली की जाएगी, एहतिसाब के कवानीन में तब्दीली की जाएगी, ये है उनका इस्तराब। लेकिन इसके बावजूद आपको लग रहा है इन इश्यूज पे 7 घंटे की तवील ये भी एक इशू होगा। देखिए ना, आप जो इस वक्त फौज ये समझती है 2.5 घंटे से ज्यादा सिर्फ इकोनॉमी पे बात हुई है वहाँ, 2.5 घंटे से ज्यादा सिर्फ, चले 2.5 घंटे आप ले लें मुईशत के ऊपर, आगे का 1 घंटा अगर इसके ऊपर ले लें तो बाकी नहीं इधर ही रोके ना, एक सेकंड मैं, व्हाट इज द बाकी 3 घंटे किस बात पे गुफ्तगू शनीद हुई है? आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड। नहीं, लेकिन पहले ये सवाल पूछना है, जिस तरह हमने जो बात गलत हो रही है, जो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली कर रही है, गलत बात को हम सब ने कहा गलत है, नहीं होनी चाहिए, और उसमें 2 टके बिल्कुल। इसी तरह अगर कोर कमांड मीटिंग में 2.5 घंटे के लिए इकोनॉमी डिस्कस हो रही है, तो एक एज अ पाकिस्तानी एक जेन्युइन मेरा सवाल है कि इस मुल्क पे जेन्युइन थ्रेट्स हैं इतनी सारी, मेरे जो फौजी अफसरान हैं और जो सीनियर अफसरान सबसे, उनका क्या लेना देना? सर आज उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा डिफेंस पैराडाइम, क्या पता है सर, उन्होंने कहा डिफेंस पैराडाइम की को सामने रखते हुए डिफेंस की ऐनक पहन के हम इकोनॉमी के ऊपर भी मशवरा देते हैं हुकूमत को। सो अगेन आई मीन ऑफ कोर्स, देखिए मैं एक बात बड़ी क्लियर है, जो आपकी जो मिलिट्री सिक्योरिटी है या ये इस एंगल की सिक्योरिटी है, हर चीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी में से निकलती है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इकोनॉमिक सिक्योरिटी में से निकलती है, इसलिए इदारों का उसको डिस्कस करने में कोई, इट इज अ 2.5 आवर डिस्कशन, जब ट्रेड भी उसके अंदर हो, जो आपने रोका भी हो, अफगानिस्तान से और बॉर्डर के इशूज हो, आपके सर सीपेक का इशू हो, इट इज ऑल इंटरट्वाइंड, आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू, मगर खास तौर पे जब एक बड़ा इशू इकोनॉमी ना डिस्कस कर रहे हो, वो सिर्फ अपने मुकद्दमों से भागने के चक्कर में लगे हुए हो। अगेन या फाइनेंस मिनिस्टर का भी इधर एलिमेंट है, मगर ये नहीं, और ये दुरुस्त है। वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर बात नहीं करना चाह रहा है, साहब प्राइम मिनिस्टर है, बात करना चाह रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये किस तरह की हुकूमत है? एब्सोल्युटली, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नहीं, और चाइनीज आपको कह रहे हैं कि ऐसे आपने सरताज अजीज को प्लानिंग कमीशन का वो बनाया, डिप्टी चेयरपर्सन बनाया, आपने सरताज अजीज को बिठा दिया उधर, और फिर किसी चाइनीज शायद किसी सेक्शन ऑफिसर ने उधर उठा के फोन कर दिया कि यार हमें तो एसन से बात करना अच्छा लगता था, आपने एसन को बगैर उसका पोर्टफोलियो बदले उसको सीपेक दे दिया। मैं ट्विटर पे देख रहा होता हूं कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो है वो आधी उसकी बातें जो सीपेक के बारे में होती आती, इस पे इनकी तनकीद होनी चाहिए, एसन की भी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की भी होनी। एक सेकंड, सॉरी, इनकी तनकीद होनी चाहिए इस पे। इसहाक डार अभी तक क्यों फाइनेंस मिनिस्टर है जब वो बिल्कुल ना, मतलब ही इज कंप्लीटली डिसेबल्ड नाउ, तो इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन ये डिस्कशन जो है ये हमें करनी चाहिए, ये अवाम को करनी चाहिए और हुकूमत को प्रेशर में डालना चाहिए। फौज जब ये चीजें करेगी तो उसकी मॉरल अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एक बात बिल्कुल सही है, मालिक साहब, एक से जाहिद साहब की भी सुन लें, देन आई वुड लाइक योर ऑन प्रिंसिपल जो है इसहाक डार को नहीं होना चाहिए। सबसे क्रूशियल मिनिस्ट्री है फाइनेंस। अभी आपको और अंदाजा नहीं है, इकोनॉमी जो है फ्री फॉल पे है और आइंदा चंद महीने के अंदर यू हैव टू गो बैक टू IMF। आप मुझे बताइए कि एक टेंटेड जो है वजीर खजाना, कैन ही नेगोशिएट विद मल्टीलैटरल? ही कांट नेगोशिएट, वो 2 टोक और बिल्कुल अनडिवाइडेड टेंशन नहीं दे सकते। अगेन मुझे एक और बात, एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। डू यू थिंक जो आज जनरल गफूर ने कहा है कि ये एक लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी रेंजर्स के इशू के ऊपर, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल क्रिएट कर दिया गया, उन्होंने ये भी कहा है कि रात को इनकी कोऑर्डिनेशन हो चुकी थी और हर चीज तहरीरी तौर पे होना जरूरी नहीं है, गलत मौकफ है, सही मौकफ है, हाउ डू यू सी दैट? आई थिंक प्रॉब्ली मैंने पहले भी इस पे कह दिया था कि ये चीजें तो भी उठानी नहीं चाहिए थी। अगर माउंटेन जो आप बात करेंगे तो हाइप क्रिएट किया गया, तो ये आपने फर्दर उसको फ्यूल कर दिया। आप खामोश रहते, आइडियल। इसमें बल देखिए, ये हमने इसको जवाब दे दिया है
अथॉरिटीज को जहां पे जवाब देना। सर आपने बराह रास्त इल्जाम लगा दिया ना एहसन इकबाल के ऊपर कि तुमने बात का बतंगड़ बना दिया, इतना इशू नहीं था ये, इन अदर वर्ड्स लेमैन्स वर्ड्स। एहसन इकबाल साहब ने जो जिस तरह से रिएक्ट किया, इट वाज नॉट आल्सो जस्टिफाइड। अपनी उन्होंने पावर को अंडरमाइन किया। व्हेन इंटीरियर मिनिस्टर जिसके अंडर में जो है वो रेंजर्स होती है, वो कहे कि स्टेट हो गई है, बनाना रिपब्लिक हो गई, तो उसने क्या मतलब होता है? He is undermining his own power. Which brings me to my second question. Sami साहब, क्या वाज़े फर्क है between चौधरी निसार as इंटीरियर मिनिस्टर and एहसन इकबाल और चौधरी निसार साहब की अभी जमात के अंदर कोई पसी राय है? चौधरी साहब की आज मैंने तो असेंबली में देखा, उनके इर्द गिर्द 15-20 MNAs थे हॉल के अंदर, और जिन लोगों से मेरी बात हुई वो सारे ही कह रहे थे कि जनाब ये स्ट्राइक डाउन कर देगी सुप्रीम कोर्ट, ये जो इन्होंने बनाया नवाज शरीफ साहब को सदर। मुझे तो उनका फ्यूचर मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा ब्राइट लगता है। लेकिन जो आपने आसिफ गफूर साहब की बात की ना, जो मुझे समझ में आई, उन्होंने आज बड़ा क्लियरली कहा है कि जनाब अगर आपको किसी सिपाही ने रोका तो बिल्कुल अच्छा किया और उसको शाबाश देनी चाहिए। तो बड़ा क्लियर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दिया कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा वहां पे क्या काम था, तुम अगर वजीर दाखिला हो तो वहां पर क्या करने आए थे। अब वो अपने डोमेन से बड़े हैं नहीं बड़े, दैट इज उन्होंने ये साफ ये बात के वर्ड से गैर मुतल्लका अफराद, नहीं सबसे गैर मुतल्लका अफराद तो इसमें डीजी, व्हाट इज द डीजी आईएसपीआर डूइंग, गिविंग अ दर्स ऑन वेयर द इंटीरियर मिनिस्टर शुड बी और नॉट? नो ही इज द आर्मी पे इल्जाम लगा, तो रेंजर्स का डीजी आईएसपीआर हैज द राइट टू से दैट ही हैज टू रिप्लाई। सर अगर बात का पतंगड़ बना है और मोलहिल आउट ऑफ अ माउंटेन बनी है, तो दुरुस्त फरमा रही है मेहर कि बाय एड्रेसिंग दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर ने इसको डीजी आईएसपीआर की तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, पिछले 4 दिनों से तो हम रोजाना टीवी पे सरकार को देख रहे हैं। सर उसी दिन बात खत्म हो गई थी, हमने भड़ास भी निकाल ली, मैंने भी उस पे इदारिया लिखा है, एजाज ने लिखा, जाहिद ने लिखा, 4 इदारियों से तो बात खत्म नहीं होती ना बॉस। वज़रा ये कह रहे हैं कि हम 50s नहीं होगी घंटों की और हम जवाब देंगे। मालिक इधर मेरे स्टूडियो के अंदर 2 against 1 का वोट है, मालिक 2 against 1 का वोट है, इधर 2 कह रहे हैं कि डीजी आईएसपीआर का काम ही नहीं था इस पे कमेंट करने का। समी इब्राहिम साहब को लगता है कि उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है कि भाई वो तो सही कर रहे थे, उनको इंकरेज करना था, तुम गैर मुतल्लका अफराद की लिस्ट में थे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए आई थिंक द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल। ये एक लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको इंटीरियर मिनिस्टर ने जितने बड़ा उसको इशू बना दिया, उससे ओवर एक्शन हुआ। और क्योंकि इस वक्त सिमरिंग टेंशंस हैं बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड आर्मी, तो वो फिर इस जवाब के अंदर उसमें से कुछ उसमें से रिवील हो रहा है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये 3-4 चीजों का मजमा है। एक कॉन्सिक्वेंस आ रहा है जो सामने आ रहा है। और अब अगर आप देखें कि इस वक्त देखिए नवाज शरीफ साहब ने ओपनली कह दिया हुआ है फॉर टैकल प्रोसेस के जुडिशरी और फौज ने मिलकर मुझे निकाला। जी बिल्कुल। तो इसलिए वो तो कोई उसमें अब प्रिटेंस ही नहीं रहा। द फिग लीफ इज ऑफ। अब ये इसके बाद ये छोटे छोटे सिम्टोमेटिक चीजें जो उठेंगी, जो एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था जो एट द एंड ऑफ उन्होंने कहा डीजी आईएसपीआर ने कि हाँ जी स्पाई को तो शाबाश मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी हमें फौज की साइकी याद रखनी चाहिए। दे डोंट वांट, उनके वो नहीं चाहते कि उनका जवान जो है पुलिस वाले की जरा रैशनलाइज करे या लॉजिकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वी स्टिल मेंटेन से शो का आगाज किया था, एक चुप 100 सुख, इसी में अभी बेहतरी है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।